Hey guys, this will be the complete information video for PFRDA graded 2026 exam general stream. Right, so let's get the discussion started guys. So many students are excited about this particular exam, about the SEBI exam, about the NPS exam as well. Let's get started and understand about PFRDA ग्रेड क्या चीज है, उसको आप कैसे टारगेट कर सकते हो और क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए. सो आई विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर एग्जाम अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन. सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं. जॉब प्रोफाइल, वैकेंसी ट्रेंड, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, इस साल कब एग्जाम हो सकता है, salary perks, preparation strategy, and in any case if you are a non-commerce or a non-finance background student, then what will be the right strategy for you guys. So let's get the discussion started guys. You can download the application of Olive Board and you can subscribe to the channel of Olive Board as well, telegram channel of Olive Board as well. At the same time, in case if you are looking for a finance specific channel or you want to get in touch with me, then you can join my group as well, CA Pratik Finance. This is a steady group. This is a steady group, right? CA Pratik Finance. If you type on Telegram, you will get my group link. Let's get the discussion started, guys. One by one, we'll be talking about each and everything that I have mentioned here in this PPT. So, सबसे पहले चालू करते हैं about the organization से कि आखिर ये organization क्या करती है. तो देखो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन आखिर कर क्या रही है, राइट. सो जैसे स्टॉक मार्केट को सेबी रेगुलेट करते हैं, बैंक्स, एनबीएफसीज, पेमेंट सिस्टम्स, मनी मार्केट को आरबीआई रेगुलेट करते हैं, इंश्योरेंस को आईआरडीएआई रेगुलेट करते हैं, आईएफएससी के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो आईएफएससी रेगुलेट करता है. तो सिमिलरली पेंशन का क्या होगा, जो कि एक बहुत बड़ा पोर्शन है फाइनेंशियल सिस्टम का इंडिया में, उसको कौन रेगुलेट करेगा, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी. सो यहाँ पे पेंशन रिलेटेड फंड्स को रेगुलेट करना, एट द सेम टाइम उनको डेवलप करना किसका काम है, पीएफआरडीए का काम है. सही है. पेंशन एक बहुत बड़ा पार्ट है फाइनेंशियल सिस्टम का. एट द सेम टाइम आप जब काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, जब आपको अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचना पड़ रहा होता है तब एक पेंशन का उसमें बहुत बड़ा रोल आ जाता है, राइट. सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. इट इज वन ऑफ द रेगुलेटर इन द फाइनेंशियल सेक्टर, established under PFRDA Act 2013. सो हर रेगुलेटर का अपना एक एक्ट होता है, अपना एक लेजिस्लेचर होता है. तो यहाँ पे PFRDA Act 2013 इनको सारी पावर्स देता है. टू प्रमोट, टू डेवलप एंड टू रेगुलेट द पेंशन सेक्टर इंडिया. आपको प्रमोट करना है, पेंशन को डेवलप करना है और रेगुलेट करना है, क्योंकि इंडिया के अंदर पेंशन अभी तक उतना पेनिट्रेट नहीं हुआ है. इसीलिए ये काम किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को करना पड़ेगा, रेगुलेटरी बॉडी को करना पड़ेगा. और एक पीएफआरडीए एक रेगुलेटरी बॉडी है जो ना कि सिर्फ रेगुलेट करेगी, डेवलप और प्रमोट भी करेगी पेंशन को इंडियन मार्केट्स के अंदर. सही है. बाद में आप इसका प्रियम्बल भी पढ़ सकते हो, इंटरव्यू में पूछा भी जाता है, ठीक है. तो वो भी मैंने मेरी पीपीटी में आपको दे दिया है, बाद में आप पढ़ सकते हो. सर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, हमको समझ में आ गया. पेंशन रिलेटेड सारी एक्टिविटीज को इंडिया में रेगुलेट करती है, पर हम क्या कर रहे होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट. सो डिपेंड करता है तुम क्या कर रहे होगे. सबसे पहली बात डिपेंड करता है कि तुम कौन से डिपार्टमेंट में उसमें पोस्टेड होते हो. सो यहाँ पे मैं जनरल स्ट्रीम की बात करने वाला हूं. तो जनरल देखो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं. तो आप ऑडिट का पार्ट हो सकते हो, आप रेगुलेशन का पार्ट हो सकते हो, सुपरविजन का पार्ट हो सकते हो. अब रेगुलेशन भी किसका, फंड मैनेजमेंट का, कंट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का, प्रोसेस मैनेजमेंट का. सुपरविजन भी किसका, एनपीएस का, फंड मैनेजमेंट का, कंट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का. बहुत सारे सब डिविजन्स भी है. सही है. तो जॉब प्रोफाइल आपकी डिपेंड करेगी कि कौन से डिपार्टमेंट में आप पोस्टेड हो. जनरल स्ट्रीम वाला अलग अलग डिपार्टमेंट में पोस्टेड हो सकता है, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं आप पेंशन सेक्टर को कंट्रीब्यूट करोगे, या तो रेगुलेशन में, या सुपरविजन में, या फिर एनफोर्समेंट में, या मे बी आप ग्रीवियंस सेल में भी हो सकते हो, जहां पे आप लोगों की क्वेरीज सॉल्व कर रहे हो, उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो चीजें सॉल्व कर रहे हो. लीगल डिपार्टमेंट है, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट है, ये सारी स्कीम्स को प्रमोट करना है, एनपीएस, एपीवाई. सही है. विजिलेंस डिपार्टमेंट है. उसके बाद पॉलिसी रिसर्च है, तो आप हो सकता है रिसर्च वर्क के अंदर हो, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के अंदर हो, ह्यूमन रिसोर्स में हो, फाइनेंशियल लिटरेसी का भी एक अलग से डिपार्टमेंट बना हुआ है. सो बेस्ड ऑन द डिपार्टमेंट योर जॉब प्रोफाइल विल इवॉल्व. एंड एट द सेम टाइम मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं आप पेंशन को प्रमोट कर रहे होगे, रेगुलेट कर रहे होगे, सुपरवाइज कर रहे होगे, राइट. कहीं ना कहीं आपका जो काम होगा वो रिसर्च रिलेटेड होगा, सुपरविजन रिलेटेड होगा. तो यहाँ पे पेंशन से रिलेटेड आपको एंड टू एंड अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है. जब आप डिपार्टमेंट में लग जाओगे, तब जब लगोगे पहले
जब आप प्रिपेयर कर रहे हो एग्जाम के लिए तो भी आपको पेंशन सेक्टर का एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए, वो आपके सिलेबस के अंदर भी है। सही है, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स है, उनके बेसिस पे आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होती रहेंगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लास्ट टाइम ये नोटिफिकेशन आया था आपका जून मंथ के अंदर, अभी भी जून मंथ चल रहा है। सही है, तो एक बार एक वैकेंसी ट्रेंड देख लेते हैं और समझ लेते हैं इसका नोटिफिकेशन कब आता है। 2025 लास्ट ईयर था नोटिफिकेशन का, जून के अंदर इसका नोटिफिकेशन आया था। 40 टोटल वैकेंसीज है। टोटल आपकी जनरल स्ट्रीम के अंदर 28 वैकेंसीज थी, राइट। तो अगर मैं जनरल स्ट्रीम की बात करूं तो 28 वैकेंसीज थी आपकी जनरल स्ट्रीम के अंदर। 2022 में उससे पहले नोटिफिकेशन आया था, तो 3 और 4 में पीएफआरडी का नोटिफिकेशन नहीं था। 22 के अंदर आपका सितंबर में आया था, 21 में अगस्त में आया था और जून में आया था। तो मैं क्या बोल सकता हूं, आपका नोटिफिकेशन जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये वाले मंथ्स में मोस्टली आता है, राइट। प्रीवियस ईयर ट्रेंड के हिसाब से ये वाले जो मंथ्स होते हैं इनके अंदर आपका कहीं ना कहीं पीएफआरडीए का हर साल नोटिफिकेशन मिलने का चांस बनता है। इस बार भी एक्सपेक्टेशन है 2026 की। सो ये जून से लेके आपको सितंबर अक्टूबर तक भी दिख सकता है, अगर डिले हो गया तो अक्टूबर तक भी दिख सकता है, राइट। और उसी हिसाब से इसकी एग्जाम डेट शेड्यूल होने वाली है, उसी हिसाब से इसकी एग्जाम डेट शेड्यूल हो जाएगी जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो इसकी एक्सपेक्टेशन आप वैकेंसीज देख सकते हो, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ट्रेंड है। क्यों? क्योंकि पेंशन का रोल बढ़ता चला जा रहा है, तो आने वाले टाइम में भी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पिछली बार से ज्यादा वैकेंसीज निकल सकती हैं, पॉसिबिलिटी इसकी बनती है। सही है। अब स्ट्रीम की बात करें तो देखो इसके अंदर जनरल स्ट्रीम, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, आईटी, बहुत सारी स्ट्रीम्स निकलती है। आप किसी भी स्ट्रीम, किसी भी 2 स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हो, आगे जाके मैं आपको बता भी दूंगा। बट अगर जनरल स्ट्रीम में आप अप्लाई करना चाहते हो तो इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या निकलती है। अगर आप बैचलर्स डिग्री होल्डर हो, अगर आप बैचलर्स डिग्री होल्डर हो, सही है, तो या तो आपके पास बैचलर्स डिग्री है लॉ के अंदर, या फिर आपके पास बैचलर्स डिग्री है इंजीनियरिंग के अंदर। सही है, तो पॉसिबिलिटी बन जाती है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप मास्टर डिग्री होल्डर हो, अगर आप मास्टर डिग्री होल्डर हो तो फिर कोई लोड वाली बात ही नहीं है। मास्टर डिग्री होल्डर हो तो एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में होगी अगर आपके पास, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, राइट। सो ये तो बहुत ही वाइडर कवरेज हो गया। कोई भी हो, मास्टर डिग्री कर रखी हो, एमए हो, एमकॉम हो, एमबीए हो, डजेंट मैटर, कोई भी हो, आप दे सकते हो, आप एलिजिबल हो। सही है ना। इसके अलावा अगर आप कोई प्रोफेशनल हो, प्रोफेशनल मतलब आप सीए हो, अब देखो यहाँ कॉम्प्लेक्स कर रखा है, एसीए एफसीए लिख रखा है, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, मैं सीधा सीए बोल देता हूँ यार, सीए ही लिखना चाहिए यहाँ, सीधा खत्म। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से सीए हो, सीएस हो, राइट। या फिर सीडब्ल्यूए, आईसीडब्ल्यूआई ऑर्गेनाइजेशन से आप आईसीडब्ल्यूआई हो, सीएमए भी बोलते हैं आजकल उसको, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, बेसिकली कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, या फिर आप एक सीएफए हो, राइट। सो ये 4th 5th 6th 7th ये लोग यहाँ पे एलिजिबल है, ये 7 लोग के यहाँ पे एलिजिबिलिटी है जो कि आप देख सकते हो। सही है, एक्सपीरियंस की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्रेशर भी इसको अप्लाई कर सकता है, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट पीएफआरडी ऑर्गेनाइजेशन का, कि इसकी एलिजिबिलिटी काफी वाइडर हो जाती है। सही है ना। एक कैंडिडेट 2 स्ट्रीम के अंदर मैक्सिमम भर सकता है, तो बहुत सारी स्ट्रीम्स होती है, उनमें से कोई भी 2 में आप भर सकते हो। मान लो मैं सी हूं, मानना क्या हुई, ठीक है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन, सो मैं फाइनेंस एंड अकाउंट से भरना चाहता हूँ, सेम टाइम मैं जनरल स्ट्रीम से भी भरना चाहता हूँ, क्या मैं भर सकता हूँ? डेफिनेटली मैं भर सकता हूँ, 2 स्ट्रीम से मैं भर सकता हूँ। सही है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसे कैंडिडेट्स जो फाइनल ईयर के अंदर अपियर कर रहे हैं, भले अब वो मास्टर डिग्री का हो या बैचलर डिग्री का हो, भाई बैचलर डिग्री का हो तो या तो आप लॉ हो या फिर इंजीनियर हो, सो फाइनल ईयर के अंदर हो, भले मास्टर हो या बैचलर हो लॉ की या इंजीनियरिंग की, सो फाइनल ईयर के अंदर, और अगर आपने एग्जाम ही दिया और आपका एग्जाम अवेटेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फेज 1, फेज 2, फेज 3 ये सारे फेजेस दे सकते हो। बट जब आपको ऑफर टू ज्वाइन मिलेगा, जब आपको सारी फेज में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे इंक्लूडिंग योर मार्कशीट। सही है। तो मैं क्या समराइज वे में आपको बोल सकता हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाए उसके बाद आप अपनी मार्कशीट दे देना, तो फाइनल ईयर वाले तुम भी एलिजिबल हो, तुम भी क्या हो? एलिजिबल हो। सही है। एज 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जो भी कट ऑफ डेट आएगी उस टाइम पे एज 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये इसका एक क्राइटेरिया। अब एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, तो इसमें होता है फेज 1, फेज 2, फेज 3।
फेज 3 कुछ नहीं, आपका इंटरव्यू होता है और ये दोनों आपके एग्जाम्स होते हैं, ये दोनों आपके एग्जाम्स होते हैं। सही है। फेज 1 एक प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग एग्जाम होता है जहां पे हम सारे कैंडिडेट्स को एलिमिनेट करते जाते हैं। इस पे सिलेक्शन का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। ऐसा नहीं कि फेज 1 में मैं बहुत अच्छे नंबर लेके आ जाऊंगा तो मेरा सिलेक्शन होना हो जाएगा, नहीं, इसका इंपैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये सिर्फ एक प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग एग्जाम है जहां पे उन्हीं कैंडिडेट्स को लिया जाएगा जिनको पीएफआरडीए को जो लगता है कि ये लोग कैपेबल हैं, राइट। सो पेपर 1 होता है इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, ये 4 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं इसमें। 25-25 मार्क्स के 20-20 क्वेश्चंस होते हैं हर के अंदर। 60 मिनट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, जैसा हर एग्जाम में होता है। इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर, और मैं यहाँ पे मेरे आगे से ऐड करना चाहूंगा रिलेटेड टू पेंशन सेक्टर, क्योंकि ये पीएफआरडीए पेंशन रेगुलेटर। सो मैं आपको कहना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको पेंशन रिलेटेड फाइनेंस करंट अफेयर्स भी पढ़ने चाहिए। पेपर 2 जो कि आपका फेज 2 में भी काम आएगा, फेज 2 में भी काम आएगा। तो पेपर 2 में क्या आता है, जनरल स्ट्रीम वालों आप पढ़ोगे कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, बेसिकली अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स, पेंशन सेक्टर, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी। सर ये तो एकदम सेबी का सिलेबस लग रहा है। यस, पेंशन सेक्टर को छोड़ के सारी चीजें सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के एग्जाम में भी आती हैं। सही है। 50 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स आपका टोटल वेटेज होगा और 40 मिनट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। सर हम तो कॉमर्स स्ट्रीम से कभी थे ही नहीं, हम तो इंजीनियर हैं, तो फिर हम कैसे एलिजिबल हो गए और हम कैसे इसके एग्जाम के अंदर देंगे? तो देखो समझना, बैचलर के अंदर क्या लिखा, लॉ और इंजीनियर को अलाउ कर दिया, बीकॉम को अलाउ नहीं किया। मतलब तुम लोग एलिजिबल हो गए तभी अलाउ किया होगा ना, किसी भी स्ट्रीम को अलाउ कर दिया मास्टर डिग्री में, राइट। बैचलर में तो बीकॉम को रोक दिया, अगर आप बीकॉम और बीबीए हो नहीं कर सकते भाई आप। सर पर हमारा तो कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते। सही है। सो लॉ और इंजीनियर को ही लिया, मे बी ये 4 ईयर वाली डिग्री लेना चाहते थे हमेशा से। सही है ना। तो अगर बीकॉम एलिजिबल नहीं है और अगर आप एलिजिबल हो बीइंग अ इंजीनियर, बीइंग अ लॉ ग्रेजुएट, तो जब ऑर्गेनाइजेशन आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही तो आप खुद आगे बढ़ के ये क्यों बोलते हो कि मैं कॉमर्स स्ट्रीम का नहीं हूं, मैं फाइनेंस स्ट्रीम का नहीं हूं? कोई बात नहीं यार, मैं भी कभी फाइनेंस स्ट्रीम का नहीं था, कॉमर्स स्ट्रीम का नहीं था। एक तो टाइम होगा जब मैं भी नहीं होऊंगा, फिर मैं बाद में सीए बन गया। सही है, ऐसे ही सबके साथ होता है। आपकी बीकॉम हुई, एमकॉम हुई, उससे पहले तो वो भी नहीं थे कॉमर्स स्ट्रीम के, फाइनेंस स्ट्रीम के, और हम लोग बैठे हैं आप लोगों को कॉमर्स और फाइनेंस स्ट्रीम का बनाने के लिए। तो डेफिनेटली हम कोर्स के अंदर आपको लेवल अप कर देंगे, उस लेवल पे लेके आ जाएंगे कि आपको कॉमर्स और फाइनेंस की सारी चीजें, जो चीजें इस एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, उन चीजों के अंदर हम आपको डेफिनेटली परफेक्ट कर देंगे। वी आर गोइंग टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर श्योर। सो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। हम देखो पेपर 2 के अंदर और कोई ऐसे बाइफिकेशन नहीं कि कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी 10 पूछेंगे, मैनेजमेंट से 10 पूछेंगे, फाइनेंस से 10 पूछेंगे, नहीं, टोटल 50 क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें से कुछ भी हो सकता है। सही है। अच्छा, ये एग्जाम्स ही ऐसे होते हैं जहां पे इंजीनियर्स हो गए, दूसरे बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हो गए, जो नॉन कॉमर्स नॉन फाइनेंस वाले हैं, वो भी इनको कर लेते हैं। बिलीव नहीं होता तो मैं आगे बताऊंगा, लास्ट तक वीडियो के बने रहिएगा। सही है। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, सेपरेट कट ऑफ रहेगी हर पेपर की, वो आपको क्लियर करनी रहेगी, तो ही आप फेज 2 में जा पाओगे, नहीं तो नहीं जा पाओगे। फेज 2 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों? क्योंकि ये आपका फाइनल सिलेक्शन में कंट्रीब्यूट करता है। अगर आपके मार्क्स फेज 2 में बहुत अच्छे हैं तो हाई चांस है कि आप सेलेक्ट हो सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द इंटरव्यू एज वेल। प्लस आपको इसका इंटरव्यू में भी आगे जाके बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आगे जाके एक मिक्स बनता है, एक वेटेड एवरेज निकलता है फेज 2 का और इंटरव्यू का। तो अगर फेज 2 में जिसके ज्यादा नंबर है उसका सिलेक्शन यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी के अंदर आ जाता है। यहाँ फिर 2 पेपर आएंगे, एक तो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, तो यहाँ आपके डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्किल्स भी टेस्ट होंगे। 3 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट्स मिलेंगे और 100 मार्क्स रहेंगे, पर इसका वेट 1/3 ही है, मतलब 33.33% ही है। 66.66% वेट किसका है? कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स, पेंशन सेक्टर का, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो जो फेज 1 है उसका जो पेपर 2 है वो एग्जैक्टली सेम है जो आपका फेज 2 का पेपर 2 है। क्या मैं बोल सकता हूं नॉलेज कंपाउंड हो रहा है? जो फेज 1 में पढ़ूंगा वापस फेज 2 में पढ़ूंगा। मुझे पर्सनली ऐसे एग्जाम्स बड़े पसंद आते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे एक बार पढ़ाना पड़ेगा, मैं तो डेफिनेटली बार बार पढ़ाऊंगा, बट आपका नॉलेज कंपाउंड होगा, राइट। जो आपने फेज 1 में पढ़ा है वो आपका फेज 2 में भी काम आ जाएगा। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? वही चीजें आपसे इंटरव्यू में भी पूछी जाए। सो ये बढ़िया एग्जाम है,
वापस आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के, 40 मिनट्स आपको अगेन दिए जाएंगे, पर इस बार वेटेज 2/3 रहेगा। जो भी आप यहाँ एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे पेपर 2 में, उसका वेट आपका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इंग्लिश स्ट्रीम का वेट। सो डिस्क्रिप्टिव से डरने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्टिव में आपको स्कोर करना है बट उसका वेटेज कम रहेगा, ज्यादा वेटेज आपका पेपर 2 को दिया जाएगा। तो अगर आप पेपर 2 को बहुत बढ़िया से क्रैक कर लेते हो और डिस्क्रिप्टिव के अंदर थोड़ा सा एवरेज भी परफॉर्म करते हो तो भी यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव से डरने की जरूरत नहीं है, पेपर 2 में कोई भी डिस्क्रिप्टिव नहीं है, कंप्लीट एमसीक्यू पेपर है। सो आई होप आपको एग्जाम पैटर्न की क्लैरिटी यहाँ बहुत अच्छे से मिल चुकी होगी। यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग है, सेपरेट कट ऑफ रहेगी, पेपर 1 को अलग इवैल्यूएट किया जाएगा, पेपर 2 को अलग इवैल्यूएट किया जाएगा। फिर आपका आएगा इंटरव्यू थर्ड स्टेज, जिसका वेटेज ओवरऑल रहेगा 15% और आपका फेज 2 का वेटेज रहेगा 85%। फेज 1 का कोई वेटेज नहीं है, वो सिर्फ एक स्क्रीनिंग एग्जाम है। पहले ही अलग कर दिया जाएगा कुछ कैंडिडेट्स को जो पीएफआरडीए को लगता है कि जिसको लेना है उसको ये फेज 2 देने दिया जाएगा। फिर फेज 2 में आपको कट ऑफ के हिसाब से क्लियर किया जाएगा। अगर आप कट ऑफ क्लियर करते हो तो फिर उसका वेट 85% लिया जाएगा, इंटरव्यू में आपका वेट 15% लिया जाएगा। उस हिसाब से आपकी एक ब्लेंडेड कट ऑफ निकाली जाएगी वेटेड एवरेज के बेसिस पे। सही है ना? अच्छा, प्रोबेशन रहेगा 1 साल का और जनरली मैंने देखा है प्रोबेशन सबके कंप्लीट होते ही है। सही है। सैलरी और बेनिफिट्स की द बेस्ट पार्ट ऑफ एनी जॉब की बात कर लेते हैं कि सर पैसे कितने मिलेंगे, व्हाट विल बी माय सैलरी, व्हाट विल बी माय बेनिफिट्स। सो आपका प्रोबेशन रहेगा 1 साल का, उसके बाद आपकी पे का स्केल आप यहाँ पे देख सकते हो, 44,500 से लेके यहां से चालू हो रही है। अगर मैं ग्रॉस मंथली पे की बात करूं तो इट विल बी 1,57,000 पर मंथ, जो कि एक अच्छा पे होता है मेरे हिसाब से। बीइंग अ फ्रेशर आपको 1,57,000 से स्टार्ट मिल रहा है, राइट। इसके अलावा आपको अदर बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि आपको दूसरी रेगुलेटरी बॉडीज में भी मिलते हैं, आपके मेडिकल एक्सपेंस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, राइट, ब्रीफ केस, कन्वेंस अलाउंस, HRA वगैरह वगैरह। तो मैं अभी उनकी डिटेल में यहाँ नहीं जा रहा। आपके ग्रॉस एमोल्यूमेंट्स मिला के, यहाँ ग्रॉस सैलरी मिला के हो जाएगी आपकी 1,57,000 पर मंथ, जो कि एक अच्छी सैलरी है। और आप देखो, नॉट जस्ट अबाउट सैलरी, सैलरी हमेशा मोटिवेट करती है, बट जब आप एक बार, अभी आपको सबसे ज्यादा सैलरी मोटिवेट करती होगी, पर मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ, जब आप जॉब में आ जाओगे और आपको 3-4-5 साल हो जाएंगे, तब ये सैलरी आपको मोटिवेट नहीं करेगी। तब आपका विजन, आपका एम, आपका मिशन आपको मोटिवेट करेगा। सुबह उठ के हमें ये मिशन करना है, हमें ये सबसे पहले चेंज लेके आना है, हमको खुद के लिए ये करना है, जल्दी रिटायर होना है, बिजनेस करना है, या फिर रेगुलेटरी बॉडी के अंदर लेवल अप करना है, टॉप की पोजीशंस में आना है, यहां से किसी और रेगुलेटर में जाना है, राइट। ये सारी चीजें आपको ज्यादा मोटिवेट करेंगी। तो सैलरी एक लिमिट तक ही मोटिवेट करती है, ऐसा मेरा अंडरस्टैंडिंग है। बहुत अच्छी सैलरी है स्टार्टिंग के लिए, कोई इशू वाली यहाँ पे बात नहीं है। एज अ फ्रेशर को अगर ये सैलरी मिलती है तो मैं कहूंगा कि आप ऑलरेडी इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन से ज्यादा स्टार्ट में ही कमा रहे होंगे। सिलेबस की मैं बात करूं, ठीक है, तो कॉमर्स एंड अकाउंटिंग, देखो पेपर 1 का सिलेबस नहीं गिवन है। पेपर 1 में आपको वही चीजें पढ़नी है जो आप दूसरे एग्जाम्स में पढ़ते हो, जैसे सेबी हो गया, एनपीएस हो गया, राइट। ये सारे एग्जाम्स में जो पढ़ते हो वही चीज आपको यहाँ पे भी पढ़नी है। उसका सिलेबस डिफाइंड नहीं है, पर पेपर 2 का सिलेबस डिफाइंड है। सो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के अंदर आपको बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग यानी कि सॉप बायबैक, राइट इशू, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। ये वाला सब्जेक्ट इसके अंदर मैं पढ़ाता हूँ, सही है। अच्छा, इनमें मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स मेरे पास ही हैं पढ़ाने के अंदर, तो ये आपका डिटो सेम सिलेबस है जो आपका सेबी में भी गिवन है, सही है। सो ये कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है। फिर मैनेजमेंट, अब ये कोर थ्योरी आ जाता है, सो ये बहुत हाई स्कोरिंग हो जाता है। हालांकि कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स भी होंगे उनको इंटरेस्ट आएगा फॉर श्योर पढ़ के, ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि आपको मजा आने लग जाएगा पढ़ने में। स्पेसिफिकली मेरी अप्रोच यह रहती है कि मैं सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड तो पढ़ाऊं ही, एट द सेम टाइम मैं आपको एक एम दे सकूं कि ये क्यों आपके लिए सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है और वो सब्जेक्ट्स आप अपनी रियल लाइफ में भी यूज कर पाओ, उतना मेरा एम हमेशा रहता है, भले ही मैं कुछ भी पढ़ा रहा हूं। सो मैनेजमेंट में बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट, लीडरशिप स्टाइल, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, कौन कौन सी थ्योरीज होती है मोटिवेशन की, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी ताकि आगे जाके आप भी अच्छा मैनेजमेंट कर पाओ, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अच्छे मैनेजर बन पाओ, एक अच्छे एम्प्लॉय बन पाओ, ठीक है। फाइनेंस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फाइनेंशियल सिस्टम, मार्केट एंड जनरल टॉपिक्स।
फाइनेंस का रेगुलेटरी बॉडीज कैसे काम करती है हमारे इंडिया के अंदर, फाइनेंशियल मार्केट यानी कि कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, बॉन्ड कैसे काम करता है, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, पेंशन रिलेटेड कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, डेरिवेटिव्स हो गया, क्योंकि देखो क्या होता है ना, पेंशन फंड जो होते हैं ना वो काफी बार फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्ट करते ही हैं, राइट, क्योंकि आप उनको पैसा दोगे पेंशन के लिए तो वो भी किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में आगे इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये दुनिया चल कैसे रही है। डेरिवेटिव्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, रीसेंट डेवलपमेंट्स फाइनेंशियल सेक्टर में, ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन। अच्छा, जब मैं बात करता हूँ फाइनेंशियल इंक्लूजन की तो लोगों को लगता है कि सर बैंक अकाउंट खोलने की बात कर रहे हैं, सर यूपीआई पेमेंट की बात कर रहे हैं, आरटीजीएस एनईएफटी की बात कर रहे हैं। भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर इंश्योरेंस भी आता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर आपका पेंशन भी आ जाता है, राइट। सो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स का बेसिक हो गया, जो रीसेंट अमेंडमेंट्स हो गए, जीएसटी, फाइनेंस कमीशन, एफआरबीएम एक्ट, ये सब का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ होना चाहिए, और इन्फ्लेशन का भी आपको ट्रेंड पता होना चाहिए और उसके कंपोनेंट्स भी, राइट। सो ये आपका फाइनेंस का सिलेबस है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। कॉस्टिंग वापस आपको मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। सो ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आपको बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग पढ़ा दिया, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, क्योंकि हर इंडस्ट्री का कॉस्ट निकालने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। सो ये मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग पढ़ेंगे कि अलग अलग इंडस्ट्री में कैसे कैसे कॉस्टिंग निकलती है। कॉस्ट कंट्रोल एंड एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। इसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग कॉस्टिंग जिसको हम मार्जिनल कॉस्टिंग भी बोलते हैं, बजट कैसे बनाया जाता है, ये सब हम पढ़ेंगे। और अगेन दिस इज अ थ्योरी टॉपिक, लीन सिस्टम। देखो अकाउंट्स आपका 30% थ्योरी है, 70% प्रैक्टिकल है। मैनेजमेंट आपका 100% थ्योरी है, फाइनेंस आपका 80% थ्योरी है, 20% प्रैक्टिकल है। कॉस्टिंग आपका 50-50 है। ये फर्स्ट 2 टॉपिक्स जो हैं ये थ्योरी है, हालांकि कुछ कुछ क्वेश्चंस बेसिक्स में से प्रैक्टिकल भी आ जाते हैं, ये दोनों थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है, आपका बैकग्राउंड नहीं भी होगा डजंट मैटर, राइट, डजंट मैटर। आरबीआई के जो गवर्नर हैं अभी, उनका भी बैकग्राउंड फाइनेंस नहीं था, कॉस्टिंग नहीं था, इवेंचुअली उनने ऑन द जॉब गेन किया है, वो तो कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट थे, सही है। तो तुम क्यों नहीं हो सकते भाई? एलिजिबिलिटी में अगर तुम सेटिस्फाई कर रहे हो मतलब तुम एलिजिबल हो एग्जाम देने के लिए, मतलब तुम एग्जाम क्लियर कर सकते हो। कंपनीज एक्ट के अंदर काफी सारी चीजें हैं, पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट नहीं है, कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स ही हैं, जैसे प्रोस्पेक्टस हो गया, डायरेक्टर का कुछ चैप्टर का पोर्शन हो गया, ऑडिटर का चैप्टर का पोर्शन हो गया, एनसीएलटी, एनसीएलटी, राइट। ये कुछ ट्राइब्यूनल और अपीलेट ट्राइब्यूनल बने हुए हैं, उनका बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। और इकोनॉमिक्स, अब ये इकोनॉमिक्स बहुत टफ नहीं है, राइट, ये नॉर्मल इकोनॉमिक्स है, बेसिक्स इकोनॉमिक्स है। तो डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, कंजम्पशन फंक्शन, नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स, राइट। तो फिर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, अब ये थोड़ा मैक्रो साइड वाला हो जाता है बी पार्ट में। फॉरेक्स मार्केट, अब देखो फॉरेक्स मार्केट, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी, फिस्कल पॉलिसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये 4-5 टॉपिक तो आपके फाइनेंस में भी है। तो सिलेबस ओवरलैपिंग है, सिलेबस ओवरलैपिंग है। अच्छा, मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं आपको कोर्स के अंदर? कॉमर्स एंड अकाउंट्स मैं पढ़ा दूंगा, कंपनीज एक्ट हो गया, कॉस्टिंग हो गया, ये 3 सब्जेक्ट, मतलब आपका फेज 2 का 50% ऑफ द सब्जेक्ट्स आपको मैं पढ़ा रहूंगा। एट द सेम टाइम फाइनेंस के अंदर भी काफी सारा पोर्शन आपका फाइनेंस करंट अफेयर्स वाला मैं आपको कवर करवाऊंगा। एंड फेज 1 के अंदर भी जो आपका जनरल अवेयरनेस आ रहा है, उसमें जो फाइनेंस करंट अफेयर्स आते हैं वो आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। ओके, सो ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए। एट द सेम टाइम वी डू हैव अ पेंशन सेक्टर एज वेल, ये सेबी में नहीं है, ये सिर्फ इसी स्पेसिफिक एग्जाम के अंदर है। पेंशन सेक्टर, यार पीएफआरडी का पार्ट बनने वाले हो, पेंशन के बारे में तो पता होना ही चाहिए। सो स्टेटस ऑफ पेंशन सेक्टर इन इंडिया, इससे रिलेटेड फाइनेंस करंट अफेयर्स, सही है ना। टाइप्स ऑफ रिटायरमेंट स्कीम, एनपीएस क्या होता है, बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, एन्युटी प्लान, अटल पेंशन योजना, सबका साउंड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इसमें से भी काफी क्वेश्चन आपके आते हैं। लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे। सर हम प्रिपेयर कैसे करें? सर हम तो नॉन कॉमर्स है, नॉन फाइनेंस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे आप देख सकते हो, इवन अ पर्सन वाज अ केमिस्ट्री टीचर, द स्टूडेंट हैज एस्ड द पीएफआरडी ऑफिसर एग्जामिनेशन। बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, जिनके अंदर मोटिवेशन पूरा होता है, जिनके अंदर डिटर्मिनेशन पूरा होता है, जो लोग हार्ड वर्क कर सकते हैं, स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, बैकग्राउंड उनके लिए कुछ नहीं होता। सही है, बैकग्राउंड उनके लिए कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो लोग अपने आप को चेंज करना जानते हैं, अपनी हैबिट्स को, अपने सब्जेक्ट्स को, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को।
कोई एक चीज वर्क नहीं कर रही तो कोई बात नहीं, दूसरी वर्क करेगी। आप देख सकते हो यहाँ पे मिस्टर शांतनु ने सेबी के लिए प्रिपेयर किया था, पर उनका पीएफआरडीए में हो गया। सेबी में बहुत स्लाइट मार्जिन से रहते हैं, पर उनका फिर पीएफआरडीए में हो गया। तो करने क्या जाते हैं, होता क्या है, ऐसा लाइफ में होता है, दैट्स फाइन। अगर आपका भी किसी और रेगुलेटरी बॉडी में नहीं हुआ और आप पीएफआरडीए से बी आरबीआई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, पॉसिबल है। अगर आप किसी और बैकग्राउंड से हो, पॉसिबल है। सिर्फ आप ही होते हो जो खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हो कि मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मैं तो इस बैकग्राउंड का नहीं हूं। बैकग्राउंड कैन ऑलवेज बी क्रिएटेड, और अगर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी से डर लगता है, आई विल क्रिएट दैट बैकग्राउंड फॉर यू फॉर श्योर इन द कोर्स, राइट। वो बैकग्राउंड आपका मैं बना दूंगा इनिशियल 5 क्लासेस के अंदर। अगर आप पूरे कॉन्फिडेंस से चार्ज अप ना हो जाओ कि सर अब हमको लगता है कि मेरा बैकग्राउंड बन जाएगा, 5 to 10 क्लासेस के अंदर आप फील करने लग जाओगे कि मेरा बैकग्राउंड तो बहुत अच्छा बन जाएगा, राइट। सो दैट इज the thing of quality, that is the quality that we always deliver in the paid sessions as well as on the YouTube session as well. पर्टिकुलरली कोई फर्क नहीं रहता, अगर आपको YouTube सेशन भी देख लोगे तो आपको लगेगा कि हाँ क्वालिटी वाइज वी ऑल द फैकल्टी मेंबर्स आर डूइंग वेल, राइट। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं। जो लोग नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है, नॉन फाइनेंस स्टूडेंट है, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, बीटेक एमटेक आर्ट्स कोई भी और डिग्री, लॉ, राइट, कोई भी डिग्री डजंट मैटर, आप सबसे पहले अपना बेस बनाओगे, आप सबसे पहले अपना बैकग्राउंड बनाओगे। कैसे बनाओगे, ज्वाइन एनी कोर्स, वो ऑलिव बोर्ड का हो या किसी और ऑर्गेनाइजेशन का हो, डजंट मैटर, जहां पे आपको मेंटोर पसंद आए, जो भी आपके मेंटोर्स हो, जहां आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मुझे कंटेंट डिलीवरी बहुत बढ़िया मिलने वाला है, आप वो कोर्स ज्वाइन कर लो। सर क्यों कोर्स ज्वाइन कर ले, हम खुद से पढ़ लेंगे सर, सजेस्टेड मटेरियल हम एनसीईआरटी उठा लेंगे, मत उठाना। एनसीईआरटी 11th-12th क्लियर करने के लिए बनी है। सर बीकॉम की बुक उठा लेंगे, वो बीकॉम क्लियर करने के लिए बनी है। सर सीए इंटर, सीएस इंटर, सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन की बुक उठा लेंगे, मत उठाना। वो सीए सीएस एग्जाम क्लियर करने के लिए बनी है, वो रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम स्पेसिफिक से बनी ही नहीं है। उठाओगे आपका टाइम खराब होगा। जो सीए में आता है वो यहाँ नहीं आता, जो यहाँ आता है वो सीए में नहीं आता। तो इसीलिए आपको कोई मेंटोरशिप की नीड है, मेरे हिसाब से आपको मेंटोरशिप की नीड है। एक ऐसे मेंटोर की जो फटाफट से आपको चीजें कवर करवा दे, इमिडिएटली आपको एक बूस्टर डोज देके उस कैपेबिलिटी पे लेके आ जाए कि आप किसी कॉमर्स स्टूडेंट से फ्रंट टू फ्रंट एग्जाम के अंदर कंपीट कर सको। सर क्या कंपीट की बात कर रहे हो भाई, कंपीट की ही बात है। जब आप पास हो रहे हो तो कोई फेल हो रहा है, जब आप फेल हो रहे हो तो कोई पास हो रहा है, राइट। कंपटीशन हमारे अंदर ही है, हमारे आसपास ही है। और अगर आपको एग्जाम में आउट परफॉर्म करना है तो आपको सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट करना जरूरी है। वो एनसीईआरटी बुक्स कर सकती हैं, पर उनसे बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। प्लस आपको ये पता नहीं होगा क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या रेगुलेटरी बॉडीज में आता है, क्या नहीं आता है, उसमें और ज्यादा टाइम लगेगा, राइट। सो इसीलिए आप लोगों के लिए सजेशन है सीधा पेड कोर्स ज्वाइन कर लो, कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लो। ऑलिव बोर्ड का भी कोर्स है, मैं लास्ट में बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो आप लोगों को लगेगा कि ये तो कोर्स बेच रहे आए हैं, है ना। तो लाइफ में सब कुछ कोई ना कोई कुछ ना कुछ बेच ही रहा है। आप भी जॉब करोगे तो आपको प्रमोशन नहीं चाहिए क्या, डेफिनेटली चाहिए। आपको जॉब नहीं चाहिए क्या, चाहिए डेफिनेटली। वैसे ही सारे इंस्टीट्यूशंस को बिजनेस चाहिए, बहुत ही प्रैक्टिकल सी बात है। पेंशन प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करोगे तो क्या कमीशन नहीं जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो क्या एक्सपेंस रेशियो नहीं जाता, बिल्कुल जाएगा, राइट। जब भी आपको कोई वैल्यू डिलीवर करेगा तो आपसे कोई चार्ज लेगा। ये लाइफ के अंदर बहुत ही सेटल्ड कॉन्सेप्ट है, गिव एंड टेक कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो जो भी आपको फुल ऑफ नॉलेज लगे, जो भी आपको फुल ऑफ कॉन्फिडेंस लगे, जो भी आपको लगे कि आपके लिए अच्छा है, ना कि किसी और चीज के लिए, राइट। आपको कहाँ कॉन्फिडेंस आ रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। वैसे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप सर्च कर सकते हो, मेरे भी बहुत सारे वीडियोस हैं, ऑल द फैकल्टीज के सारे वीडियोस डले हुए हैं। आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के वीडियो भी देख सकते हो और फिर आप डिसीजन बना सकते हो कि आपके लिए क्या बढ़िया है, सही है। सो सबसे पहले मैं प्रेफर करता हूं कि आपका एक बहुत स्ट्रांग बेस बन जाए और वो बहुत जल्दी बन जाए। उसके लिए मेंटोरशिप की नीड पड़ती है, बाकी मैं आपको सेल्फ पढ़ने के लिए भी बोल देता। कॉमर्स वाले या फाइनेंस बैकग्राउंड वाले, अगर आपका बैकग्राउंड है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप सेल्फ भी पढ़ सकते हो, आप पेड कोर्स पे भी जा सकते हो। सेल्फ आप तब पढ़ोगे जब आपको कॉन्फिडेंस हो कि आपको काफी सारी चीजें याद है जो आपने पहले पढ़ रखी है, राइट। और आप इजीली एग्जाम
निकालने के लिए कैपेबल हो, आप आराम से चीजें सॉल्व कर पा रहे हो, आपको टाइम नहीं लग रहा है, आपको फियर फैक्टर बिल्कुल नहीं आ रहा है, और आपकी बहुत साउंड प्रिपरेशन पहले हुई हुई है, आपको लगता है कि मैं तो आराम से निकाल लूंगा, राइट। या इस पेपर का लेवल नीचे है, अगर आपको ऐसा लगता है पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद, सेबी लेवल के पेपर का, सेबी को भी आप इक्वल मान सकते हो पीएफआरडीए के, ठीक है। दोनों के पेपर लगभग सेम आते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बट ब्रॉडली सिलेबस सेम है तो पेपर भी सेम है, राइट। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप इतने सारे सब्जेक्ट साथ में मैनेज कर सकते हो, आप खुद से पढ़ सकते हो, आप खुद से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो सेल्फ पढ़ के निकालते हैं। पेड कोर्स के लिए आपको कब जाना है, जब आपको लगे कि यार बैकग्राउंड तो है पर उतना अच्छा नहीं है, ढंग से नहीं पढ़ाता, या फिर याद नहीं आ रहा, बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए, या फिर मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर मैं जॉब कर रहा हूं, मुझे लगता है कोई और करवा दे तो बहुत बढ़िया है, 1-2 महीने के अंदर एकदम से लेवल अप करवा दे तो बहुत बढ़िया है, तो आपको भी फिर पेड कोर्स के लिए जाना चाहिए, एज पर माई एडवाइस, राइट। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो बेस से चालू करेंगे, राइट। धीरे धीरे अपना सिलेबस कंप्लीट करते जाओ, एक साथ 3 सब्जेक्ट्स उठाओ, कोई भी उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे अपना बेस बनाओ, सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करना चालू करो, या एटलीस्ट 20-30% सिलेबस कंप्लीट करो, फिर एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज करो, क्योंकि पहले करोगे तो वैसे ही कॉन्फिडेंस चल जाएगा, क्या समझ में आएगा पीवाईक्यू पढ़ के, राइट। अकाउंटिंग जिसने पढ़ी नहीं वो अकाउंट्स का क्वेश्चन कर रहा है, टोटली सेंसलेस बात है कि पहले पीवाईक्यू करो, पहले तुम बेस बनाओ, राइट। मेरी 5 से 6 इनिशियल क्लासेस देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमारा बेस अच्छा खासा बनता जा रहा है, टाइम लगता है बेस बनने में, एकदम नहीं बनता। 5 से 6 क्लास के बाद आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा कि हाँ अकाउंटिंग का क्वेश्चन आराम से समझ में आ रहा है, समझ तो आ रहा है, राइट। बैकग्राउंड जिनका है वो पहले पीवाईक्यू देख लो, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि एग्जाम कैसा है, और उसके साथ प्रैक्टिस करो, उसके साथ प्रैक्टिस करो, राइट। पहले पीवाईक्यू देख लो, क्योंकि आपका बैकग्राउंड बना हुआ है, आपको पता है कॉमर्स एंड अकाउंट्स फाइनेंस के अंदर क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। पहले आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, उसके साथ आप प्रैक्टिस करो, ज्यादा बेनिफिट होगा, राइट। सो ये मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजी है जो आपके लिए ठीक रहेगी। और अगर आप पेड कोर्स के लिए जाना चाहते हो तो ये सारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, कंप्लीट कोर्स, लर्न पैक जहां पे आपको नोट्स मिलते हैं, और रेगुलेटरी सुपर एलीट कोर्स भी है जहां पे आपको सारे रेगुलेटरी बॉडी के एग्जाम्स मिल जाते हैं। तो सेबी, पीएफआरडी, आरबीआई, हर रेगुलेटरी बॉडी के एग्जाम यहाँ पे कवर हो जाते हैं। बाद में आप कोर्स हाइलाइट्स चेक कर सकते हो, टीम से कनेक्ट कर सकते हो क्लैरिफिकेशन के लिए, राइट। और अगर कोई फाइनेंस स्पेसिफिक ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो टेलीग्राम पे टाइप करो सीए प्रतीक फाइनेंस, आपको वहां पे मेरा टेलीग्राम आईडी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, सी यू सून। यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें डिस्कस कर ली अबाउट द पीएफआरडी एग्जाम, तो अब आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि ये कितनी जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कैसा इसका एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, और मुझे करना है या नहीं करना है, उसकी भी क्लैरिटी आपको यहाँ पे हुई होगी। थैंक यू सो मच गाइस, कोई क्वेरी हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना। नोटिफिकेशन कब आ सकता है, मैंने आपको रेंज दे दी, राइट। उसमें आने की एक्सपेक्टेशन बन सकती है, कितनी वैकेंसी आएगी मुझे नहीं पता, मुझे लगता है पहले से ज्यादा आनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, मेरे पास कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, बट मैं आपको बता रहा हूं जो लोग नोटिफिकेशन का वेट करते हैं वो हमेशा वेट करते हैं। सेबी या पीएफआरडी, ये दोनों में से कुछ तो आएगा ही आएगा, या तो एनपीएस आएगा, सेबी आएगा, पीएफआरडी आएगा, हो सकता है तीनों आ जाए। सो क्यों ना आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, लगभग इनका कोर्स सेम ही होता है, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, सी यू सून इन सम अदर वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।